स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको अभी तक सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया है कि मनोविज्ञान से रिलेटेड हम सभी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपके चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का हो, या आपके जो नेट का एग्जाम में शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो उन समस्याओं का, और जो एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र से आपका इंटर या बीए या पीजी वगैरह कर रहे हैं, उनमें भी आपके बहुत ये टॉपिक काम आने वाले हैं। तो आई होप आपको अभी तक के जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा है समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है या आपको कौन से और टॉपिक चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। जैसा कि हमने पहले पिछले टॉपिक में बताया है कि मनोविज्ञान का जो एक विषय नहीं समझा जाता था पहले, बाद में धीरे धीरे इसको विषय के रूप में शामिल किया। लेकिन अब इस समस्या थी कि इसमें क्या पढ़ाया जाए, किस चीज का अध्ययन किया जाए, तो इस पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का मतभेद रहा है। तो मनोविज्ञान के विकास और व्यवहार की व्याख्या करने में, यानी व्यवहार की व्याख्या करने में, मनोविज्ञान के व्यवहार की व्याख्या करने में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का आपस में मतभेद रहा है। जैसे पिछले टॉपिक को हमने बताया, किसी ने मन का विज्ञान कहा, किसी ने चेतना का विज्ञान कहा, किसी ने आत्मा का विज्ञान कहा, किसी ने व्यवहार का विज्ञान कहा। तो जिसमें बहुत सारा मतभेद है। तो क्या क्या मतभेद है और इन सब संप्रदाय को क्या नाम दिया गया, इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि संप्रदाय क्या होता है। तो जो मतभेद है आपस में मनोवैज्ञानिकों में, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उन्हीं मतभेद के फलस्वरूप ये संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहला टॉपिक संप्रदाय है हमारा संरचनावाद। क्या नाम है इसका? संरचनावाद। यानी कि संरचना से ही समझ में आता है कि बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह की बात करी होगी इसमें। तो इसको इंग्लिश में स्ट्रक्चरलिज्म में बोलते हैं। अगर आपको संरचना नहीं समझ में आता है तो स्ट्रक्चर से ही समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी बात से ही रिलेटेड है। हमें जो मेन मेन चीजें थी, है तो ये बहुत बड़ा जो है एक टॉपिक, लेकिन हमने जो मेन मेन पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं उनसे रिलेटेड हमने यहाँ पर बातें लिखी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसके प्रवर्तक कौन है, स्थापना कहाँ है, वर्ष कहाँ है, क्या विषय था। तो इससे रिलेटेड हम चलते हैं आगे। प्रवर्तक इनके कौन है? वुंट और टिश्नर है, यानी इन दोनों मनोविज्ञानियों ने मिलकर के इस रचनावाद की उत्पत्ति की है। तो वुंट के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पर, लिप्जिंग नगर, जो कि जर्मनी में है, 1879 में स्थापित की थी। फर्स्ट प्रयोगशाला, यानी इससे पहले किसी ने प्रयोगशाला स्थापित नहीं की थी। सबसे पहली प्रयोगशाला इन्होंने ही, वुंट ने ही स्थापित की थी। इसके अंतर्गत जो है क्या कहते हैं, प्राणी के चेतन अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी के चेतन अनुभवों का अध्ययन करने का मतलब हो गया कि जो चेतना विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं का योग होती है। विभिन्न मानसिक क्षमता है, मानसिक क्षमता और क्रिया का योग होती है, ठीक है। चेतना क्या होती है? विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं को। तो जो प्रयोगशाला उन्होंने खोली, तो इस प्रयोगशाला के अंतर्गत या इस वाद के अंतर्गत हम इसी चीज का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य की मानसिक क्षमताएं और उसकी क्रिया क्या होती है, जिसके फलस्वरूप हमारी चेतना जो है वो जागृत होती है, वो उसकी चेतना का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो इस चेतना का, मानसिक क्षमता का, क्रियाओं का, इन सभी चीजों का हम जो कहते हैं स्ट्रक्चरवाद के अंतर्गत, ये स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत, संरचनावाद के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि मनुष्य की चेतनाएं क्या होती है। तो मनुष्य की चेतना वैसे तीन तरीके की होती है। एक संवेदन हो गया, दूसरा प्रतिभा हो गई, तीसरा भाव हो गया। तो चेतना हमारी तीन टाइप की हो गई। चेतन हो गया, हो गई पहली चेतना, हो गई संवेदना है, संवेदन हो गई, ठीक है। फिर भाव हो गया और प्रतिभा हो गई। फिर भाव हो गया और उसके बाद प्रतिभा हो गई। तीन प्रकार की हमारी चेतना है। तो इन्हीं तीन चीजों का हम अध्ययन इसके अंतर्गत, स्ट्रक्चरवाद के अंतर्गत या स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चरवाद क्या है,
किसने बनाया है, किस सन में बना है, ठीक है, कहाँ पर इसकी जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, इन बातों का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कुल मिलाकर मनोविज्ञान के अंतर्गत वुंट और टिश्नर के अनुसार मानसिक क्षमताओं, क्रियाओं, संवेदन, भाव, प्रतिभा, इन्हीं बातों का सब अध्ययन करते हैं। दूसरा बात लेकर के चलते हैं, प्रकारवाद या फंक्शनलिज्म क्या होता है। प्रकारवाद को के भी समर्थक दो लोग हैं। एक तो है आपका शिकागो शिकागो है, दो भागों में ये भी डिवाइड है, शिकागो, और दूसरा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। दो यूनिवर्सिटी इनके भी, शिकागो यूनिवर्सिटी के जो मनोवैज्ञानिक है वो कुछ कहते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो आपके जो मनोवैज्ञानिक है वो कुछ कहते हैं। शिकागो के आपके हो गए डीवी, और यहाँ पर जो है कैटल हो गए, और थॉर्नडाइक है, ठीक है। तो ये आपके जो दो मनोवैज्ञानिक है, इस तरह से दो में डिवाइड है, दोनों अपनी अपनी राय करते हैं। लेकिन प्रकारवाद का कुल मतलब, ये अमेरिका में इसकी स्टार्टिंग हुई है। यहाँ पर ये दोनों जो है क्या कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी भी अमेरिका में है, तो अमेरिका में ही इन लोगों ने इस पर अध्ययन किया है, प्रकारवाद पर। प्रकारवाद कहता है कि क्यों और कैसे, ठीक है, क्यों और कैसे के फलस्वरूप जो है क्या कहते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, क्यों हुई, कैसे हुई, इसका क्या परिणाम होता है, तो इसके फलस्वरूप जो है प्रकारवाद का जन्म हुआ कि मानसिक प्रक्रियाओं का स्वरूप क्या और कैसे, ये कैसे कार्य करता है, इसके फलस्वरूप जो प्रकारवाद का जन्म हुआ। फिर है इसके बाद है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिहेवियरलिज्म कहते हैं। बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहार, जिस तरह हमने बताया कि वाटसन ने इसके प्रवर्तक थे, और स्थापना इसकी अमेरिका में ही हुई थी वर्ष 1912। चाहे मैं पहले भी बताया था कि 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद का जन्म हुआ, तो 20वीं शताब्दी यानी 1912 से लेकर के 14 के बीच में इस पर वर्क किया गया है, और व्यवहारों का अध्ययन है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी इंद्रियों और चेष्टाओं को के जरिए जो है जो भी व्यवहार करता है, उसी का अध्ययन जो है व्यवहार के अंतर्गत किया जाता है, कि शरीर के कार्य इंद्रियों की चेष्टाओं और बाहरी क्रियाओं के द्वारा ही किया जाता है, तो उसके द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि फला व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का है। फिर अगला है अवयवीवाद। अवयवीवाद को इंग्लिश में कहते हैं गेस्टाल्ट स्कूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये उतना नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। अवयवीवाद यानी गेस्टाल्ट थ्योरी आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इसके प्रवर्तक है एम वर्दीमर, कोफका है, और कोहलर है। कौन कौन है? एम वर्दीमर है, कोफका है, और कोहलर है। इसकी स्थापना जर्मनी में हुई थी, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, और वर्ष 1912, ये भी 20वीं शताब्दी के बाद का ही है, 20वीं शताब्दी का ही है। और इसका मतलब होता है फ्रॉम होल टू पार्ट्स, रूप, आकृति, समग्र, पूर्ण आकार, यानी कि हम इसको जो है क्या कहते हैं अवयव, यानी कि जो अवयव है होल टू पार्ट्स, यानी पहले हम पूरा पूर्ण की तरफ जाते हैं, पूर्ण से अंश की ओर, यानी पहले हम किसी चीज को, पूरी चीज को हम बताते हैं, और उसके बाद हम अंश के, जैसे पहले हम बॉडी पार्ट्स को बताएंगे कि आँख, नाक, मुंह और कान मिला करके मुखाकृति होती है, और फिर इन्हीं सब चीजों को जोड़ करके जो है हमारा एक मनुष्य का शरीर बनता है। तो इस प्रकार से हम इन बातों का अध्ययन करते हैं। तो पूर्ण और अंश की ओर ये चीजों को लेकर बताता है, किसी चीज को हम जो है पहले पूर्ण बताएं, फिर उसके पार्ट्स के बारे में बताएं, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज का अध्ययन अवयवीवाद का, अवयव का मतलब भी पार्ट्स हो, छोटे छोटे पार्ट्स हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको जोड़ करके होल पार्ट बना देना, ठीक है, होल चीज बना देना, ठीक। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट, और इसका अर्थ ही यही है कि पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, यानी खंड से अखंड की ओर, समग्रता से अखंडता की ओर, खंड से अखंड, समग्रता से अखंडता की ओर, समग्रता से अखंडता की ओर। तो ये चीज भी पूछी जाती है कि समग्रता से अखंडता की ओर को मानने वाले कौन है, या किस वाद के अंतर्गत आता है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है।
किस वर्ष में बनाया है, कहाँ पर बनाया है, कौन से मनोवैज्ञानिक, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए।